जदीद की तेज रफ्तारियों और तरक्की की जानिब दौड़ में इंसानी सेहत और नफ्सियात के लिए सैर व सयाहत नागुज़ीर अमल है। इंसान के सैर व सयाहत की फितरी जरूरत ने हुकूमतों की आमदनी के जराए भी खोल दिए। बैनुल अक़वामी सतह पर सैर व सयाहत को कौमी तशख़्ख़ुस उजागर करने का जरिया भी समझा जाता है। पाकिस्तान कुदरती और तारीखी विरसे से मालामाल है। आसार कदीमा की खोज हो, मुहिम जुई हो, माहौलियाती कशिश हो या रूहानी ज़ौक़, सर्द व गर्म, बुलंद और निशेब, खुश्क और तर, हर तरह का माहौल आलमी सयाहों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि कुदरत के अतिये और सयाहों की दिलचस्पी के बावजूद ना ही तो पाकिस्तान सैर सयाहत को रेवेन्यू का जरिया बना सका और ना ही आलमी मंजरनामे पर काबिल जिक्र तशख़्ख़ुस हासिल कर सका। इट इज़ वेरी एसेंशियल कि जो है मुख्तलिफ जगहें बनाई जाएं जहाँ लोग जो है तफरीह के लिए जा सकें। हमारे पास अगर आप मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे कि पाकिस्तान में चंद एक सालों में कोई लोग लेजर टूरिज्म के लिए बहुत बड़ी तादाद में आएंगे तो वो शायद हमारी सही सोच नहीं होगी। जो हमारा ये 5 साल का टेन्योर है इसमें यकीनन हम पूरी उम्मीद है कि हम इसको जो है डेवलप करेंगे। ट्रैवल एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट के कयाम के 2 मकासद बताए जाते हैं, रेवेन्यू का हसूल और आलमी सतह पर मुल्क और सकाफत के दुरुस्त तशख़्ख़ुस की प्रचार। टूरिज्म डिपार्टमेंट फराइज की अदायगी में किस हद तक कामयाब है या नाकाम? आज हमने एक ऐसे ही मुकाम को अपनी मंजिल बनाया है जो आपकी मालूमात में दिलचस्प इजाफे के साथ साथ हुकूमत और सरकारी इंतजामिया के फराइज की अदायगी को भी बेनकाब करेगी। मैं हूँ कुर्रतुल हाशमी और आप देख रहे हैं देख तो। इस टाइम सुबह के 6 बजे हैं और हम लोग मौजूद है कराची टोल प्लाजा पर। अभी हम लोग एक ऐसी मंजिल की जानिब गामजन है जहां पर बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। आइए आप भी हमारे साथ इसी सफर में चलें। लेकिन उससे पहले आप देखिए एक रिपोर्ट और जानिए कि दुनिया की वो कौन सी ऐसी जगह है जहां पर बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। इंसान फितरी तौर पर खोजी और मुहिमजू है और यही फितरत इसे खतरात से मुकाबला करने के काबिल भी बना देती है। दुनिया में मुतादिद ऐसे मकामात हैं जहां सैर सयाहत को जानी और माली खतरात लाहक है। उनमें से कुछ ये है। आसार कदीमा और इंसानी तारीख के राजों से भरपूर मुकाम मिस्र। 2011 की सियासी शोरश की वजह से सियासी शोबा अदम इस्तेकाम का शिकार है। मुजरमाना सरगर्मियों में गैर मामूली इजाफे का सामना है। सिक्योरिटी फोर्सेस खुद दहशतगर्दी के निशाने पर हैं। मिस्र के सियाहती मराकज़ वीरान नजर आ रहे हैं। जंगजू और सूफियों का तारीखी मरकज। कभी बुद्धा के राहिबों ने खलवत गाहें आबाद की और कभी इस्लाम के मुजस्मे जंगली सरहदें ठीले सयाहों की मुंतजर हैं। सरहदी जंगों के बाद 2001 से दहशतगर्दी की जद में है। इंसानी तहजीब की 10,000 साला आसारी तारीख इराक से मंसूब है। बाबुल की तहजीब, कदीम खंडरात, तबाहाल अक़वाम की निशानियाँ तारीख के मुतलाशियों की दावत दे रहे हैं। आड़े आ जाते हैं तो 2 दहाइयों से मुसल्लत आलमी जंग की शोरश। कदीम शहरों, मसाजिद और तारीखी बगात जैसी सकाफती खजानों से मालामाल ईरान कुछ दहाइयों कबल सियाहत का मरकज भी रहा। इनकलाब ईरान के बाद से ईरान पर आयद आलमी पाबंदियों और इमिग्रेशन कवानीन की सख्तियों से दोचार है। रोमन तहजीब के खंडरात, तारीखी वादियों का खित्ता अल्जीरिया तारीख दानों की हैरानगी का सबब बन रहा है। लेकिन फिलहाल नक्लो हरकत और सफर के लिए गैर महफूज तस्वुर किया जाता है। दुनिया का दूसरा बड़ा बारानी जंगल और दरियाई खित्ता माजी में जुनूनी और मेहमाती सयाहों को अपनी जानब खींचता रहा। लेकिन अब सियासी और कबायली कशीदगी के बायस तशद्दुद के वाक़यात अरूज पर हैं। इंसानी सकाफत की मुनफरद और कदीम जगह, कदीम रक्स, तलिस्माती कैफियत की हामिल पहाड़ियाँ, घोड़ों की सवारियाँ जदीद दौर के इंसान को फितरत की जानब दावत देते हैं। सरहदी कशीदगी ने यहाँ भी रुकावटें हायल की हुई हैं। मैक्सिको की फन तामीर, मौसीकी, त्योहारों और मुनफरद फूड स्ट्रीट्स की शोहरत सियाहती दुनिया में फैली हुई है। लेकिन मंशियात की आम दस्तयाबी, तशद्दुद के वाक़यात और अगवा की वारदातों ने मनफी असर डाला है।
मुनफरिद और मुतहरक सकाफत, कुदरती मनाजिर, दिलकश साहिल, आबशारे और खूबसूरत नौ आबादियाती इमारतें। मुजरमाना सरगर्मियों के बायस सैर व सयाहत खतरों से दोचार है। इसके अलावा खुराक, पानी और हिफ्ज़ान सेहत के मसाइल के बायस बीमारियों का सामना है। वाही बांदी से हमारी मंजिल के दरमियानी रास्ते में बारानी नहरगाज और आबशार भी बह रहे हैं। मुख्तलिफ रंग के पहाड़, कुदरत की अनोखे तराशीदा पत्थर रास्ते में इस्तकबाल कर रहे हैं। अब तक जो हमने सफर किया वो कदरे आसान था, मगर अभी हम लोग आगे का जो सफर कर रहे हैं वो इतना आसान नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये रास्ता कितना दुश्वार गुजार है। शायद यही वजह है कि बहुत कम लोग हिम्मत कर पाते हैं इस जगह पर आकर सफर करने की। लेकिन हम लोग देखते हुए आपको दिखाएंगे कि आखिर आज हम आपको कौन सी जगह पर लेकर जा रहे हैं। आइए हमारे साथ। 2005 से 2008 तक 52 किलोमीटर सड़क तामीर की गई थी। 2010 के सैलाब में सड़क मुतादिद मुकाम से मखदूश हुई, कई जगह से टूट कर बह गई। फिलहाल मुरम्मत का काम जारी है। रात के अंधेरे ने इस जगह की सारी खूबसूरती और रौनक को अपने अंदर छुपा लिया है, लेकिन अभी हम इंतजार कर रहे हैं सुबह की रोशनी का, जब सूरज की किरणें इस इलाके की खूबसूरती को बेनकाब करेंगी। लेकिन अभी आपको सूरत हाल यहाँ पर बताऊं कि यहाँ पर इस टाइम दर्जा हरारत -5 है। गो इस जगह पर तमाम तर सहूलियात मुयसर हैं, लेकिन मेरी टीम ने सोचा कि इतनी अच्छी जगह पर हम लोग आए हुए हैं तो इस टाइम तो कमरों में बैठना बेवकूफ़ी ही होगी। तो अभी हम लोग यहाँ पर अपनी टीम के साथ बैठे हुए हैं और यहाँ पर अभी आग भी हम लोगों ने जलाई हुई है और अपनी टीम की खसूसी फरमाइश पे अभी मैं यहाँ पर चाय भी बना रही हूँ, क्योंकि जाहिर बात है इनको भी कभी कभार ही मौका मिलता है मुझसे फरमाइशें करने का। आप भी यहाँ पर हमारे साथ रहें और आप भी इस इलाके की खूबसूरती को हमारे साथ ही डिस्कवर करें। का मरी गोरखिल, मलका कोहसा ना सही लेकिन रानी कीर्थर तो है। कराची से हमने जिस मंजिल का आगाज किया था, मुश्किल रास्तों को अबूर किया था, अब तुलुए सूरज की किरणें इस इलाके की खूबसूरत मनाजिर और दिलफरेब जगहों को बेनकाब कर रही हैं। बादलों की धुन में लिपटी कीर्थर पहाड़ों की चोटियां, बुलंदो बाला पहाड़ और सबसे बढ़कर -8 दर्जे हरारत की ये सर्दी बहुत ही मजेदार है। 1989 में उस वक्त की वजीर आजम पाकिस्तान मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने गोरखिल का दौरा किया था और यहाँ के दिलकश मनाजिर देखे थे। जब से इस जगह का नाम बेनजीर व्यू पॉइंट रख दिया गया है। बताया जाता है कि 1860 में हुकूमत बरतानवी ने मौजूदा पाकिस्तान के 3 बुलंद और सर्द मुकामात का इंतखाब किया, मरी, ज़ियारत और गोरख हिल्स। मरी और ज़ियारत पर तवज्जो दी गई और वहाँ पर तामीर और तरक्की के काम किए गए, जबकि गोरख हिल्स तरजीह हासिल ना कर सका। उन्नीस सौ 89 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौरे गोरख हिल्स के बाद तामीर और तरक्की का इरादा किया गया। 2005 से गोरख हिल्स के तरक्याती कामों का आगाज किया गया। तरक्याती कामों की भरपूर तवज्जो के लिए 2008 में गोरख हिल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी का क़याम अमल में आया।
गोरख हिल सतह समंदर से 6,588 फीट बुलंद है। ये सिंध का सबसे बुलंद और सर्द मुकाम है। यहाँ पे साल में एक मर्तबा बर्फबारी भी होती है, जबकि कीथर पहाड़ियों का ये सिलसिला बलोचिस्तान के इलाके खुजदार तक जाता है। गोरख हिल्स का दर्जा हरारत मौसम गर्मा में 17 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, जबकि मौसम सर्मा में -5 से -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। गोरख हिल्स 4000 एकड़ के रकबे पर फैला हुआ है। 2007 में गोरख हिल्स तक बिजली की सप्लाई भी पहुंचाई जा चुकी है। यहाँ गेस्ट हाउस भी मौजूद है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए समर हाउस भी तामीर किया गया है। रेस्टोरेंट 80% तामीर हो चुका है, जबकि 8 हट्स भी तामीर किए जा रहे हैं। आम तौर पर यहाँ पर सैरो सयाहत के लिए आने वाले अपने साथ लाए हुए कैंप्स लगा लेते हैं। ये जो गेस्ट हाउस है ये तो बड़ा दूर है शहर से, तो फिर खाने पीने का सामान फिर यहाँ पे कैसे लाते हैं? आप शहर में जाते हैं, मुश्किल नहीं होती यहाँ पर? नहीं, हर चीज़ इधर से लाते हैं दादू से। हाँ, साहब लोग देते हैं, सारा सामान लेके देते हैं, फिर हम इधर चले आते हैं। लेकिन आप ये चाहते हैं कि अगर इसी जगह को अच्छा कर दिया जाए, यहीं पे खाने पीने की दुकानें हो, तो ये तो जगह मजीद अच्छी हो जाए और आपको जो टैलेंट है खाना पकाने का वो मजीद अच्छा हो। हाँ, फिर तो इधर उधर से सामान नहीं लेना पड़ेगा, इधर ही हर चीज़ मिलेगी। गोरख हिल्स पर अप्रैल से सितंबर तक आमदोरफ्त रहती है, जबकि जून से अगस्त के दरमियान अवाम का तांता बंधा रहता है। यौमिया औसतन 50 अफराद यहाँ पर मौजूद रहते हैं। क़याम का दौरानिया अमूमन 2 दिन पर मुश्तमिल होता है। अंदाजे के मुताबिक एक फैमिली के टूर का तखमीना 25,000 तक बैठता है। ये आमदोरफ्त और खाने के अखराजात हैं, जबकि अथॉरिटी की जानिब से रिहाइश फिलहाल मुफ्त है। जब यहाँ पे लोग आके इन दुश्वार रास्तों को देखते हैं तो उनके उस टाइम क्या तासुरात होते हैं? नहीं, वो तो बहुत खुश होते हैं, डर भी महसूस होता है उनको, खुश भी होते हैं, बोलते हैं वाह ये सिंध की तो गौमरी है। यहाँ पे कौन सा ऐसा मौसम है जब बहुत ज्यादा यहाँ पे लोग आते हैं? ये जून जुलाई में आते हैं, गर्मी में। 50 लाख गैलन का वाटर स्टोरेज मंसूबा मुकम्मल किया जा चुका है। पानी का हसूल बरानी नहरगाज और कुदरती चश्मे हैंग गन से मुमकिन बनाया गया है। करीब ही एक स्मॉल डैम की तामीर भी की गई है। जब इस इलाके में जो है पानी की लाइनें डालने के लिए काम शुरू किया गया था, तो किन किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा था? हाँ, ये बड़ी बड़ी मुश्किलात थी। ये रास्ता नहीं था, ये रास्ता कच्चा था, उसमें हमारी गाड़ियों के टायर कट जाते थे। ये 5-6 स्टेशन हैं, गढ़ चश्मे से हमने पानी लिया है। वो 10,000 आबादी तक वो पानी है, डिज़ाइन किया गया है। अगर आबादी बढ़ गई गोरख की तो आगे स्टैंड बाय गार्ड से भी हमने स्कीम बनाई है, वो फंक्शनल नहीं है। ये चल रही है हैंगन से। ये सारी टांकियों में 50-50 हज़ार गैलन की 5 टांकी है। हिफाजती एतबार से गोरख हिल्स और इसके रास्ते महफूज हैं, जबकि गोरख हिल्स की जानिब से सिक्योरिटी गार्ड्स भी मुतय्यन हैं। सिक्योरिटी गार्ड में आता हूँ, कोई भी मुश्किल नहीं, तकलीफ भी नहीं होती है जी। अच्छा, जब लोग यहाँ पर आते हैं वो लोग यहाँ पर क्या कहते हैं सिक्योरिटी के इंतजामात को देखने के बाद? जी, सिक्योरिटी गार्ड में आता हूँ ना, तो घूमने के लिए भी आता है, उनसे भी आता हूँ, जो ऑफिसर आता है तो उनसे भी आता हूँ। कोई मुश्किल नहीं है, रास्ता बिल्कुल ठीक ठाक से आता हूँ। मुस्तकबिल करीब में गोरख हिल्स पर तफरी के लिए आने वालों की मुतवक्का तादाद के पेश नजर 1 लाख गैलन पानी के स्टोरेज का मंसूबा आइंदा प्रपोजल का हिस्सा है। मस्जिद, मार्केट और हेलीपैड जैसी जरूरियात की तामीर भी मंसूबा बंदी का हिस्सा है। गोरख हिल को सिंध का मरी भी कहा जाता है। यहाँ पर साल में एक मरतबा बर्फबारी भी होती है। अभी हमारे साथ मौजूद है यहाँ के मुकामी अनवर अली साहब। अभी हम यहाँ पर इन्हीं से जानते हैं कि इधर गोरख हिल में आखिरी मरतबा बर्फबारी कब हुई थी? जी, अभी तो 8 जनवरी हुई थी, मगर ये 6-7 मरतबा पड़ती है, दिसंबर से फरवरी तक पड़ती है। 8 जनवरी जो अभी गुजरा है। हाँ। कैसी हुई थी यहाँ पे बर्फबारी? क्या मनाजिर थे यहाँ पर? यहाँ हवा बड़ी थी और बर्फ चल रही थी, बड़ी सर्दी थी। हम काम करने वाले हैं, उस दिन हमने काम नहीं किया। अच्छा, क्या किया था उस दिन? बस घूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे गोरख को। हल्के कोहिसार के साथ नीलम पॉइंट को खास निस्बत हासिल है। इसी तरह रानी कीर्थर के साथ गाज नदी को भी वही हैसियत हासिल है। गोरख हिल्स पर आने वाले गाज नदी पर पड़ाव न डालें तो यकीनन इनका सफर अधूरा रह जाएगा।
قدرتی ندی کا یہ ٹھنڈا پانی اور اس میں موجود یہ پتھر اور اسی ندی میں موجود خوبصورت رنگ کی مچھلیاں اور ارد گرد علاقے میں موجود سرسبز و شاداب پہاڑ، یہ پورا علاقہ جو ہے سیر و سیاحت سے دلچسپی رکھنے والے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ تو اگر کسی کو بھی یہاں پر سیر و سیاحت سے دلچسپی ہو تو یہ میرا اپنا آپ لوگوں کو یہ ذاتی مشورہ ہے، ایک بار پلیز اس علاقے میں اس گاج ندی پر ضرور آئیے گا اور یقین کیجئے کہ اس گاج ندی کا جو پانی ہے وہ اس قدر ٹھنڈا ہے، میٹھا ہے کہ اس پانی کو پینے کے بعد آپ لوگ جو ہے منرل واٹر کا ذائقہ تو یقینی طور پہ بھول جائیں گے۔ بہت یہ رننگ واٹر ہے اور یہ اتنا ٹھنڈا پانی ہے، لیکن پھر بھی اس پانی میں اترنے کے بعد اتنی ٹھنڈ نہیں لگ رہی ہے، جبکہ ابھی ہم لوگ جس مقام پر موجود تھے وہ گورکھ ہل تھا اور وہاں پہ جو درجہ حرارت تھا وہ -10 تھا۔ گورکھ ہلز کا نام سنا آپ نے؟ کس کا؟ گورکھ ہلز کا۔ گورکھ ہلز نہیں۔ گورکھ ہلز نو آئی ڈونٹ نو۔ ہاں ایک ہے کوئی پہاڑی جگہ ہے، آئی نو، اتنا کنفرم نہیں پتا لیکن ہے۔ ضلع دادو کے M&A اور گورکھ ہلز پروجیکٹ کے چیئرمین سردار رفیق احمد جمالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ابھی ہم یہاں پر انہی سے مزید بات کرتے ہیں۔ گورکھ ہلز کا جو پروجیکٹ ہے 2005 میں جو ہے اس کی تعمیر و ترقی کا آغاز کیا گیا، لیکن کیا وجہ ہے کہ اب تک یہ منصوبہ جو ہے اس قسم کے جو ہے مروجہ تعمیرات کے منصوبے تک نہیں پہنچ سکا ہے جس کی اسے توقع کی جا رہی تھی؟ یہ 1995 میں سٹارٹ ہوا تھا۔ اس ٹائم شہید بینظیر بھٹو صاحبہ پرائم منسٹر تھی، تو اس کے گورنمنٹ میں اس کو امپورٹنس بھی ملی اور وہاں کام شروع ہوا۔ لیکن وہ 3 سال گورنمنٹ چلی، تو 3 سال میں اتنی جو ڈیولپمنٹ تھی وہ نہ ہو سکی۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھی اور اس کے بعد اس کو تو میرے خیال میں جو امپورٹنس ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی۔ پھر 2008 میں یہ اتھارٹی بھی بنی، اس میں ہمارے کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب کا انٹرسٹ تھا کہ اس کو جو ہے ڈیولپ کیا جائے۔ تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اس ٹینیور میں، یہ جو 5 سال کا ہمارا ٹینیور ہے، اس میں ہم اس کو اس قابل بنائیں تاکہ سیاح آئیں اور وہاں پہ وزٹ کریں، کوئی فیملی کے ساتھ جو لوگ آئیں، وہاں پہ جس طرح کی وہ سہولیات مہیا ہو تاکہ لوگ کوئی پریشانی، کوئی پرابلمس وہاں ان کو نہ آئے۔ پہلی ہماری ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس سڑک کو، جس پہ آپ بھی آئے ہیں، اس سڑک کو 4 ویل ڈرائیو سے نکال لیں تاکہ کار والا بھی آ سکے، سب کچھ۔ ہم نے پچھلے 1-2 سال سے اچیومنٹس کی ہیں۔ ایک بڑا مشکل اسپاٹ تھا، آپ نے دیکھا ہوگا خاول لک، دیٹ از ماؤنٹین، لیکن وہ مڈ ہے اس میں، تو لینڈ سلائیڈنگ وہاں ہو جاتی ہے، جب بھی بارش ہوتی ہے وہ راستہ بند ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے اس کو پہلے 12 فٹ تھا نا، اس کو ہم نے اب 40 فٹ سے چوڑا کر دیا ہے، لیکن اس کی لیفٹ سائڈ کو بھی ہم ریموو کرائیں گے تو وہ جو چیز ہے ہرڈل وہ ختم ہو جائے گا۔ جب چیزیں یہاں پہ پہنچنا شروع ہوگی، لوگوں کو ایزیلی ایکسیس ہوگا، تو انشاءاللہ یہ ڈیولپ کرے گا۔ آپ سے پہلے جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم ولی شاہ گورکھ ہلز پروجیکٹ کے چیئرمین تھے اور انہوں نے بھی جو ہے گزشتہ 5 سال جو ہے اس پروجیکٹ کی جو ہے چیئرمین شپ دیکھی۔ ابھی تو آپ کو آئے ہوئے 2 مہینے ہوئے ہیں، تو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اگر جو گزشتہ 5 سال کا جو دور گزرا ہے، اگر اسی دوران ہی جو ہے اس پروجیکٹ کا چیئرمین اگر بدل جاتا تو یہاں پہ کام مزید تیزی سے ہو سکتا تھا؟ جس طرح یہ سنو فال ہوئی اور اس کو بھی ہم نے کور کروایا، جس طرح آپ لوگ یقین پریس میں چیزیں آئیں تو آپ لوگ بھی گئے، تو اس ہر چیز پہ جو ہے نا ہم نے فوکس کیا ہوا ہے، تو اس طرح کو شاید پچھلے 5 سالوں میں نہیں ہوا۔ اگر 5 سال پہلے ہی جو ہے اس پروجیکٹ کے چیئرمین کو تبدیل کر دیا جاتا ہے اور 5 سال پہلے ہی جو ہے اس ڈسٹرکٹ کا اگر کوئی M&A آ جاتا اس علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے، تو پھر آج صورتحال مختلف ہوتی؟ میں بھی یس۔ کس طرح سے مختلف ہوتی؟ مطلب یہ کہ اگر انڈیویجولی کوئی بندہ کے پاس صرف ایک ہی فوکسڈ پوائنٹ ہو کہ مجھے بس گورکھ ڈیولپمنٹ ہلز کی ہی کرانی ہے، ترقی کرانی ہے، تو ہو سکتا تھا۔ ابھی جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس سے سچویشن تھوڑی مختلف ہے۔ صوبہ سندھ کی پہلی PC1 کا بجٹ 100 کروڑ روپے تھا، جس سے 2005 میں تعمیرات کا آغاز کیا گیا۔
वफाक ने 40 करोड़ जबकि सूबे ने 60 करोड़ अदा करने थे। वफाक की जानिब से अदायगी नहीं की गई। 18वीं तरमीम के बाद गोरख हिल्स का मंसूबा बराह रास्त सूबाई मसला है। गोरख हिल्स के आइंदा तरक्याती कामों की तकमील के लिए 100 करोड़ की PC1 भी मराहिल में है। 2 महीने हुए हैं मैंने चार्ज संभाला है, तो अभी कोई 200 मिलियन जो हैं एलोकेट किए गए हैं और जिसमें 100 मिलियन रिलीज़ हो चुके हैं, जिसका काम हो रहा है, ये आपने देखा है। तो अभी मज़ीद जो है हमें फंड्स चाहिए। इसके 3 फेजेस हैं। एक तो था पहले तो 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी, जब दादू डिस्ट्रिक्ट में 7 भी शामिल था, तब खर्चा हुआ था, वो उनके अंडर में था। तो फिर उसके बाद दूसरा फेज शुरू हुआ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो हुई जनरल परवेज मुशर्रफ के टाइम में, तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स ने इसको टेक ओवर किया। तीसरा फेज था अब गोरख हिल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि सिंध असेंबली के एक्ट 2008 के तहत वो ये इदारा मतलब वजूद में आया है। तो इस पे टोटल जो है गोरख हिल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 22 करोड़ खर्च किए हैं और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स ने 47 करोड़ खर्च किए थे। बाकी 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी की मेरे पास फिगर नहीं है। ओवरऑल जो है 60 करोड़ खर्चा हुआ है। मौजूदा गोरख हिल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी का दावा है कि फंड्स की फरहमी की सूरत में आइंदा 3 सालों में मंसूबे की तामीर और तशहीर का काम इस अंदाज से मुकम्मल कर लिया जाएगा कि गोरख हिल्स सिंध के मरी की सूरत इख्तियार कर लेगा। ताज्जुब की बात है कि 2005 से जिस मंसूबे की तामीर और तशहीर पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जब मिनी पाकिस्तान की आवाम से इसके बारे में पूछा तो सबका एक ही जवाब था। सिंध में एक ऐसी जगह है जहाँ पर बर्फबारी होती है, इसके बारे में आपको कुछ पता है? नो आइडिया बेटा, ये मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। हाँ, एक है कोई पहाड़ी जगह है, आई नो, इतना कंफर्म नहीं पता लेकिन है। नहीं, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं पता। नहीं, फिलहाल मुझे अभी कोई इस बारे में नॉलेज नहीं पता। गोरख हिल्स का नाम सुना? किसका? गोरख हिल्स का। गोरख हिल्स नहीं। गोरख हिल्स, नो आई डोंट नो। उस जगह का नाम है गोरख हिल्स। थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन। मैं तो खैर वाकिफ हूँ, मगर आप मुझे बताएं कराची के कितने रहने वालों को पता है कि कोई एरिया है जो कि हमसे शायद 50 मील भी नहीं होगा, शायद 60 मील होगा, उसमें बर्फबारी भी होती है, बर्फबारी हुई है। अब ये हमें नहीं पता लोगों को कि वहाँ बर्फबारी भी होती है। अच्छा, अब मगर एक 2 चीज़ें, एक तो डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज है कि वो है उसकी अवेलेबिलिटी, दूसरा अभी हमने उसको प्रायोरिटाइज नहीं किया। और इसमें आप ये रियलाइज़ करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। हम क्या सोचते हैं, हम समझते हैं कि हर चीज़ प्रायोरिटाइज कर दें, इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा और गवर्नमेंट को अपने आप को वहाँ से डिवॉल्व नहीं करना। मगर गवर्नमेंट का मैकेनिज्म जो है प्रोवाइड करने का वो इतना स्लो होता है और इतना ब्यूरोक्रेटिक होता है कि आम आदमी को वो फ़ायदा नहीं पहुँचा पाता। मगर जैसे गोरख हिल है या आपकी जो लेक्स हैं, कलरी की और जो लेक्स हैं, वो लेक्स जो हैं वो अल्टीमेटली कराची जैसे शहर में, देखें कराची 2 करोड़ की आबादी का शहर है, उसकी एक नेचुरल रिक्रिएशन रिक्वायरमेंट है, उनके लोगों को एक कुदरती रिक्वायरमेंट है कि वो रिक्रिएशन चाहिए उनको, उसके लिए गोरख इज़ एन आइडियल प्लेस। काफ़ी लोगों का इस चीज़ का पता ही नहीं था, लेकिन अभी पता इस मीडिया के साथ जितना भी कवरेज मिल रही है इसको, तो यकीनन सबको अभी पता चल रहा है कि सिंध की मरी है और इसका मौसम ये है, बर्फ़बारी हो रही है, वहाँ पे ये चीज़ें बन रही हैं। तो अभी सारे लोग सिंध के और बल्कि पूरे पाकिस्तान के जो है वो उनको पता है कि ये एक हिल स्टेशन है और मरी की तरह उसकी भी मौसम, हर चीज़, ग्रीनरी वही है। आप अगर आवाम को कोई टाइम फ्रेम देना चाहे कि इतने अरसे में सिंध के मरी को हम लोग बिल्कुल मरी जैसा बना देंगे? हम तो कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हो जाए, इस 5 सालों में ही पूरा कंप्लीट जो है जितना भी हमने प्लान किया है वो सारी चीज़ें जो है वहाँ बन जाएँ। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस टेन्योर में काफ़ी हद तक ये जो है वो बेहतर हो जाएगी और डेवलप हो जाएगी। गोरख हिल के इर्द गिर्द के इलाके को सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए महकमा फॉरेस्ट ने यहाँ इस जगह पर अपना एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया और उस प्रोजेक्ट के लिए 10 करोड़ रुपए का फंड भी रखा गया।
اس کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ اس علاقے میں شجرکاری کی جائے تاکہ یہ جو درخت ہے، یہ جو مناظر ہے اور حسین ہو جائے، لیکن اس پروجیکٹ کے ساتھ ہوا یہ کہ کوئی انتظامی تبدیلی آئی، کوئی حکومت کی تبدیلی آئی، لیکن یہ پروجیکٹ صحیح طور پہ اپنا کام نہیں کر سکا۔ البتہ یہاں پر ہوا یہ کہ عقب میں آپ کو جو میرے وہ پانی کی جو ٹینکیاں نظر آ رہی ہیں وہ یہاں پر ضرور لگائی گئی، لیکن اس کو یہاں پر حسب معمول گنڈلے سڑنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ 10 کروڑ کی جو رقم تھی، جو کہ ایک خطیر رقم تھی، وہ تو ایک طرف ضائع ہی ہو گئی، بلکہ یہ جو ٹینکیاں یہاں پر لگی ہوئی ہیں یہ بھی اب یہاں پر گلنے سڑنے کے عمل سے گزر رہی ہیں۔ تو یہاں پر بالآخر عوام کا سوال یہ بھی بنتا ہے کہ آخر کوئی تو ہو جو کہ اس ڈپارٹمنٹ سے پوچھ گچھ کرے کہ آخر عوام کے 10 کروڑ روپے جو ہے کیسے یوں گلنے سڑنے کے لیے اس علاقے میں چھوڑ دیے گئے ہیں۔ انڈیا اگر یہ کہتا ہے کہ $25 بلین وہ انویسٹ کر سکتا ہے فرام ٹورزم، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم 10 اگر اس پورشن میں لگے تو ہم اس $10 بلین کر سکتے ہیں، پرووائڈیڈ ہمیں وہ ایک بنیادی کلچ ملنا چاہیے۔ وہ بنیادی کلچ اس لیے نہیں مل رہا کہ ہم اپنی کنٹری کو نیگیٹیولی سیل کر رہے ہیں۔ پاکستان ٹریول اینڈ ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے سیر و سیاحت کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے: آثار قدیمہ، مہم جوئی، ماحولیاتی، روحانی و مذہبی اور کھیل۔ 70 سمندر سے 7000 فٹ بلندیوں کو چھوتا ہمالیہ کا پہاڑی سلسلہ کو پیماؤں اور مہم جوؤں کو بے قرار رکھتا ہے۔ موئنجو دڑو، ہڑپا، ٹیکسلا اور مہر گڑھ جیسی ہزاروں سال قبل آثار قدیمہ کی چھپی تہذیبیں ہوں یا صدیوں قبل فاتحین کی گزرگاہیں، جنگی میدان، شاہانہ تعمیرات اور مقبرے ہوں، تاریخ کے طالب علموں کو جاننے کی طلب یہاں کھینچ لاتی ہے۔ صوفیوں کی خلوت گاہیں اور مزارات ہوں یا رومانوی کرداروں کی آماج گاہیں، امن و سکون کے متلاشی اندر کی دنیا کی سیر کے لیے اسی خطے کا رخ کرتے ہیں۔ شبیر زہری صاحب یہ کہے گا کہ ٹورزم اکانومی کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے، یہ بیسیکلی اس کو ہم بولتے ہیں یہ ایکسپورٹ ہے، یہ ایکسپورٹ آف سروسز ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسٹ ہے اور ایک جگہ ہے جہاں پہ لوگ دیکھنے آتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی سورس آف انکم نہیں ہوتی تو باہر سے آ کے وہ خرچ کرتے ہیں، تو ایکچولی آپ کے پاس نیٹ انفلو آف ڈالرز آتا ہے۔ So that is actually a money coming in by selling your historical or leisure activity in the country. ہمارا ٹورزم دو حصوں میں ریلیٹ کرتا ہے۔ ہمارا ٹورزم ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں ہسٹوریکل ہیریٹیج۔ ہسٹوریکل ہیریٹیج ایک ہوتی ہے کسی آرگنائزیشن کی ہوتی ہے، کسی جگہ کی ہوتی ہے، جیسے شاہی مسجد ہے یا شاہی قلعہ ہے، وہ ہسٹوریکل ہیریٹیج ہے، سیون شریف ہے۔ اور ایک ہوتی ہے ہسٹوریکل ہیریٹیج پرسنل، کہ اگر آپ کے گرینڈ فادر لاہور میں رہے ہیں، آپ کی انسیسٹر سائیوال میں رہے ہیں اور آپ کے انسیسٹرز ایک جگہ کراچی میں رہے ہیں، تو آپ چاہیں گے کہ وہاں جا کے دیکھیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے، وہ کیسا کلچر تھا، کیا تھا، تو وہ ہسٹوریکل ٹورزم ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور ٹورزم ہوتی ہے جس کا جو ایکچولی جو آئیڈیولوجیکل اور ریلیجیس ہوتی ہے، کہ لوگ سیون شریف آتے ہیں، دار دربار کے اس میں آئیں گے، عید دیکھنے آئیں گے، محرم دیکھنے آئیں گے، تو یہ اس کی ایک دوسری کنوٹیشن ہوتی ہے۔ تو یہ ٹورزم کی مختلف شکلیں ہیں۔ اچھا، پاکستان میں اس کا بہت پوٹینشیل ہے کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد پاکستانیز کی اور ویسٹرنز کی ان چیزوں میں انٹرسٹڈ ہے جو ہمارے پاس ہیں۔ فار ایگزامپل، ہمارے پاس ایک سیون شریف کا ایک کورس ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایک کلچر بیک گراؤنڈ ہے۔ اب پیپل ناٹ فار بینگ ریلیجیس بٹ دے وانٹ ٹو سی کہ کیا ایکٹیویٹی ہے، کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ دس از واٹ ٹورزم۔ Similarly, there are a lot of Indians, Sindhis who have migrated to Hong Kong. They have been living in Hyderabad, they have been living in Shikarpur, their generations have been living in Shikarpur. اب وہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں کہ شکارپور میں کیا ہے، ان کی جنریشنز باہر بیٹھی ہیں۔ ہمارے جو لوگ ہیں، بچے اب سیٹل ہو گئے باہر، they want to see کہ ہمارے ماں باپ کیسے رہتے تھے، کیا کلچر تھا ہمارا، کیا تھا۔ تو ہم ایک ٹورزم اسپاٹ ہیں۔ اس کی ریزن ہے کہ ہم ایک بہت پرانا کلچر ہے، اور کسی بھی ایک آدمی کے لیے جو باہر سے جو ایجوکیٹڈ آدمی ہیں، اس کی واپسی اپنے کلچر کی طرف ہوتی ہے۔ عالمی معاشی تنزلی اور امن و امان کی مخدوش صورتحال سے سیر و سیاحت کے شعبے کو نقصان پہنچا ہے۔ پاکستان میں بھی دہشت گردی کی لہر نے کام دکھایا اور سال 2008 کے بعد سے 5 لاکھ سیاحوں کی تعداد میں شدید کمی واقع ہوئی ہے، اور عدم تحفظ اور بد انتظامی کے باعث مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے۔ پاکستان میں چند ایک سالوں میں کوئی لوگ لیجر ٹورزم کے لیے بہت بڑی تعداد میں آئیں گے تو وہ شاید ہماری صحیح سوچ نہیں ہوگی،
मगर जब एक दफ़ा हिस्टोरिकल और कल्चरल टूरिज्म डेवलप हो जाएगी तो बाद में वो लेजर में लिंकअप हो जाएगी। फॉर आर्गूमेंट से लाहौर में एक ज़माने में बहुत एक्टिविटी से बसंत मनानी शुरू की गई थी। उस बसंत से लोग रिलेट करना शुरू किया और लोगों ने कहा कि चलो बसंत मनाने के लिए लाहौर चलें, तो वो लेजर टूरिज्म का एक पार्ट बन गई थी। मगर वो आहिस्ता आहिस्ता डाइल्यूट हो गई फॉर सम अदर रीज़न, बट उस तरह की चीज़ें हो जाएंगी। तो ये मैं नहीं कह रहा कि लेजर टूरिज्म हमारी ज़ीरो है, बट इट विल टेक टाइम। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स के शोबा ट्रैवल एंड टूरिज्म की साल 2009 की रिपोर्ट में बताया गया है कि आसार कदीमा से दिलचस्पी रखने वाले आलमी सयाहों की 25% तादाद पाकिस्तान पहुंचती है, जिनकी दिलचस्पी की वजह वादी सिंध का 5000 साल कदीम तारीखी विरसा है। इन दिस बीच बैड टाइम स्टिल हम अभी भी मेरे हिसाब से नेट में, अगर हम नेट में, मतलब नेट का मतलब ये कि जो आने वाला है, जो हमारे लोग, जो हमें टूरिस्ट हमें इन्फ्लो दे रहे हैं, मैं अभी भी समझता हूँ कि कुछ नहीं तो समथिंग लाइक $500 मिलियन से ऊपर की हमारी इंडस्ट्री अभी भी है जी। और अगर ये हालात बेहतर हों आपके नज़दीक, तो आपको लगता है कि ये टूरिज्म इंडस्ट्री जो है मजीद फरोग हासिल कर सकती है और मुल्क की मईशत में बड़ा एक अहम किरदार अदा कर सकती है? हमारे पास जो इसको हम बोलते हैं, दो चीज़ें हमारी टूरिज्म में जो हमें चीज़ आएगी वो है, इसको हम बोलते हैं पाकिस्तानी डायस्पोरा। पाकिस्तानी डायस्पोरा जो बाहर बैठी है, जिनकी अब 3rd जनरेशन बाहर बैठी है, उनके लिए पाकिस्तान टूरिज्म बहुत बड़ा रेलिवेंट चीज़ है। और उनकी जो अर्निंग पोटेंशियल्स हैं वेस्ट में, उसके हिसाब से अगर मैं ये एस्टिमेट करूं कि अगर हम $1.5 से $2 बिलियन साल का बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है हमारे लिए टूरिज्म के, उस पॉइंट ऑफ व्यू से $2 बिलियन तक हम अर्न कर सकते हैं अभी इन द नियर फ्यूचर, सिर्फ पाकिस्तानी टूरिज्म को डेवलप करके। और आज भी ये हो रहा है, मगर सर वो टूरिज्म की शक्ल में नजर नहीं आता। जब आपके कजन भी बाहर से आके रहते हैं यहाँ, तो एक्चुअली वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज टूरिज्म, बट हम उसको उस सेंस में नहीं लेते, क्योंकि वो शायद होटल में खर्च नहीं करता और शायद वो आके रेस्टोरेंट में ठहर जाता है, बट एक्चुअली ही इज एक्चुअली टूरिस्ट। तो टूरिस्ट हम ऐसे वो देखते हैं, वो टूरिस्ट जो होटल में आके रहता है, और क्योंकि हमारा जो बेसिक टूरिस्ट है वो डायस्पोरा है, जिनकी कोई रिश्तेदार, कोई अजीज, कोई रहता है, तो वो आके वहाँ ठहर जाता है और वहाँ रहता है, तो उसके लिए वो हमें हमारा फिगर्स, आपके जो फिगर आ रहे हैं ना, वो आपको थोड़े। सैर व तफरीह की कितनी इंपॉर्टेंस है? बहुत ज़्यादा। इंसान थोड़ी टेंशन से रिलीफ मिल जाती है उसे, घर की परेशानियों से, हालात से। रिलैक्सेशन के लिए अगर हमारे पास जगहें नहीं है तो हम दूसरे तरीकों को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि एथिकली जो है वो सही नहीं है। इंसानी माशरे और इंसानी नफ्सियात के लिए सैर व सयाहत फितरी जरूरत है। अगर सैर व सयाहत मुयस्सर ना हो तो माशरती बिगाड़ का सामना करना पड़ता है। आज के मसरूफ दौर में आप क्या समझते हैं कि सैर व तफरीह की कितनी जरूरत होती है हर इंसान को? काफ़ी ज़रूरत होती है। क्यों? इसलिए होती है कि भाई इंजॉयमेंट चाहिए होती है लोगों को। अगर वो सैर व तफरीह की जगह ना हो तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? अगर देखा जाए तो एक बहुत टफ रूटीन है, वर्किंग लेडी होने की वजह से दिल चाहता है कि बच्चों के साथ बंदा बाहर निकले, एंजॉय करे। इट्स रियली नेसेसरी। तफरीह के बगैर लेट्स सपोज अगर मैं कहूँ कि हमारे जिस तरह के हालात है, अगर बंदा घर पे ही बैठा रहे तो बिल्कुल उसका दिमाग पक जाता है, तो ज़रूरी है कि वो थोड़ी सैर व तफरीह हो। पूरी वक्त आदमी जो है वो अंडर प्रेशर है एवरीवेयर, आइदर इन एट ए होम और आइदर इन एनी जॉब। तो सैर व तफरीह जो है थोड़ा सा रिफ्रेशिंग होता है, माइंड को फ्रेशनेस मिलती है, तो इट इज़ गुड फॉर द हेल्थ एज वेल एज फॉर द एटमॉस्फेयर। सैर व तफरीह की कितनी इंपॉर्टेंस है? बहुत ज़्यादा। इंसान थोड़ी टेंशन से रिलीफ मिल जाती है उसे, घर की परेशानियों से, हालात से। डॉक्टर फैसल ये कहेगा कि इंसानी नफ्सियात और सेहत के लिए सैर व तफरीह करना कितना फ़ायदेमंद है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? अगर आप एक बहुत ही मसरूफ़ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और गुजारते चले जाएं, तो बीच में ब्रेक ना आए, तो एक टाइम आता है जब वी कॉल इट कि बर्नड आउट। एक इंसान जो है बिल्कुल एग्जॉस्टेड हो जाता है, बर्न आउट हो जाता है। इस चीज़ के लिए एक इंसान जो कि जहनी मरीज़ अगर ना भी हो तो उसके लिए भी ये रेकमेंड किया जाता है कि कुछ ऑफ डेज लें, जैसे वीकेंड्स हो गए, उस पर रिलैक्स करें, रिकूपरेट करें। आप आज से 10 साल पीछे और आज के लेवल पे जो है अगर हम कंपेयर करें, कोई स्टडीज़ हो तो पता चलेगा कि कितना डिप्रेशन का लेवल बढ़ा है, कितना एंग्जाइटी का लेवल बढ़ा है। क्योंकि बात यह है कि लाइफ टफ हो गई है, ज़िंदगी मुश्किल हो गई है, लोगों को आगे जाने का जो है वो जज्बा है, बीच में रिलैक्स नहीं कर रहे हैं।
प्लस रिलैक्सेशन के लिए अगर हमारे पास जगहें नहीं है तो हम दूसरे तरीकों को इतने बड़े पाकिस्तान का एक इतना छोटा सा हिस्सा था जो हमने आपको आज दिखाया। तो जरा सोचिए कि इस मुल्क में और कितने ऐसे इलाके होंगे जो आज तक अनदेखे हैं। हुकूमत अगर थोड़ी सी भी तवज्जो दे उन इलाकों को डेवलप करने के लिए तो न सिर्फ सैरो सयाहत के लिए लोग वहाँ पर आ सकते हैं, बल्कि उन जगहों से एक कसीर ज़र मुबादला भी हासिल किया जा सकता है, बल्कि साथ ही साथ पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस आलमी सतह पर भी बेहतर बनाया जा सकता है। आज के शो के लिए आप हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं DT@expressnews.tv पर। कुरतुल हाशमी और देख तो की टीम को गोरख हिल से इजाजत दीजिए इस पैगाम के साथ कि तरक्की और शऊर के लिए बस इतना कर के देख तो।